आप सुन रहे हैं विविध भारती। दोस्तों नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का। चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही 2 दिन के लिए आ जाओ, पर आपका आना जरूरी है। अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हो, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला, पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रखकर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो उठी। संसार है एक नदिया, दुख सुख 2 किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख 2 किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं।
अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे, उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है, एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे, वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वहीं रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा
अपनी गठड़ी खोल, से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के जुग से रुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है। जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहां तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहां तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। 1-2 गाय भैंसे हैं, 1 एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है।
तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ, वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका बस चलता है? ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था। धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह। ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई। जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है। और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD। कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़। चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हर एक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थीं। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है। नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक। क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना? ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है? ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली
चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहां तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया। गिनती में 1 साल और कम हो गया। चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ, ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास 2 कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या? बहन ने पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें। थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा। पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा, दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था। वो रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। वो रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तो फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। वो रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है,
भर जमीन पे आ जा। भूला हुआ है राही, तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया, साहिल किसे दिखा दे। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊँघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा, आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था। उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं। दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ही ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था। दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा, आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा, आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा। अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर? अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना? कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा, तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था। वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों? क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा। गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है। तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे यहाँ।
उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है। हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूं। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो। बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा। तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा। याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी। माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है? जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। छोटी पड़ गई लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर
भोर से पहले चलते ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थामकर कहा, चाचा, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक हो उठी। मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं। तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता, जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना। चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा। चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा, आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए। चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना? चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो। मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा, आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा। जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी? तुम तो 1 हफ्ते के लिए आई हो। हाँ, अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है। आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी। कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है। उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आजा। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आजा। भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।